नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट का एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं समाज टॉपिक से कुछ बेहतरीन प्रश्नों पर। तो साथियों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे भाई। तो सेशन को भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन से प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष आ चुका है, समास शब्द का विलोम होता है। तो भाई 4 ऑप्शन आप लोगों के समक्ष हैं, व्यास, विग्रह, संक्षेप और संक्षिप्त। तो बताना है भाई समास शब्द का विलोम क्या होता है। तो समास शब्द का विलोम साथियों होता है व्यास, क्योंकि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब आप लोग समझते होंगे, संक्षिप्त मतलब किसी चीज को नैरो करना, छोटा करना, संकुचित करना। तो जब समास का अर्थ है संक्षिप्त कर देना, उसका संक्षेप कर देना, और जब इसका विपरीत करेंगे तो व्यास, और व्यास का अर्थ होता है इसको विस्तारित करना, उसको बड़ा करना। अब संक्षेप कैसे होता है, तो जैसे ही आप लिखते हैं कि रेल पर चलने वाली गाड़ी, और फिर उसको एक शब्द दे देते हैं आप रेलगाड़ी। तो जैसे ही आपने लिखा है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी हो गया समास, और उसका जो विग्रह होता है वो होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो हम लिख क्या रहे हैं, रेलगाड़ी लिख रहे हैं, जो कि एक सामासिक पद है, समस्त पद है। और जब हम बात कर रहे हैं रेल पर चलने वाली गाड़ी, तो ये होता है इसका विस्तार है, और इस विस्तार को जब कम करके आप लिखते हैं तो यही समास कहलाता है। जैसे आप लिखते हैं दही में भीगा हुआ बड़ा, और फिर आप उसको बोल देते हैं दही बड़ा। तो जब दही बड़ा बोल रहे हैं तब आप उसको छोटा करके कम शब्दों में लिख रहे हैं। तो कई सारे शब्दों को उसको संक्षिप्त कर देना, उसको छोटा कर देना ही समास कहलाता है। तो भाई समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। विग्रह लगाने की गलती कतई ना करिएगा। और समास शब्द के जो अर्थ होते हैं वो संक्षेप या संक्षिप्त होते हैं, जो आपको सी और डी ऑप्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का ए जवाब सही है। शानदार सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 शानदार सा क्वेश्चन है। तो भाई आप लोगों को पता होगा, संधि का हम जब उसको तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं, परंतु समास के पदों को जब अलग करते हैं तो ये विग्रह कहलाता है, समास का विग्रह कहलाता है। और अगर हम बात करते हैं समास में कितने पद होते हैं, तो भाई समास में 2 पद होते हैं। जो पहला पद होता है इसे पूर्व पद कहा जाता है, और जो अंतिम पद होता है, लास्ट पद जो होता है, इसको साथियों क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्तर पद। तो इन्हीं दो जब पदों को आप अलग करते हैं तो ये विग्रह कहलाता है, और जब इनको आप एक साथ लिखते हैं तो ये समास कहलाता है। बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तीसरा आता है। यहाँ शायद क्वेश्चन मिसमैच हुआ है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, रूप में कौन सा समास होगा। इसमें है ऑप्शन जो होता है आपका, क्वेश्चन में वो लिखा है अनुरूप। अनुरूप में कौन सा समास है, तो बताएंगे भाई सभी लोग। इसका भी जवाब करिएगा। खैर मिसमैच हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ी सी त्रुटि है। तो भाई लिखा है यहाँ पर अनुरूप, और बताना है कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो भाई अनुरूप होता है रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला जो पद है वो साथियों क्या है, एक उपसर्ग की तरीके से कार्य कर रहा है। और प्रथम पद उपसर्ग होता है या प्रथम पद प्रधानता। जैसे ही पूछा जाएगा डेफिनेशन में कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है या किस समास में पहला पद उपसर्ग होता है, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें भाई अनुशब्द जो है ये उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है साथ। तो रूप के अनुसार या रूप के साथ, जैसे बोलते नहीं कि आपके अनुरूप ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो मतलब आपके अनुसार किया जा रहा है। तो यहाँ पर अनुशब्द जो है वो उपसर्ग की तरीके से आया है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। तो भाई देखेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर भाई कितने भेद होते हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। और अगर हम बात करेंगे ऐसे, तो समास कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं।
छह प्रकार के होते हैं आपका। तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं तो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगा किस तरीके से पदों की प्रधानता के आधार पर समासों का वर्गीकरण करते हैं। तो भाई देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको दे रखा है बेहतरीन ढंग से, समास का प्रथम पद प्रधान हो तो वो भाई अव्ययी भाव कहलाता है। प्रथम पद प्रधान मतलब क्या होता है भाई, पूर्व पद। यहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जिस समास का उत्तर पद मतलब अंतिम वाला पद प्रधान हो तो वहाँ पर उसे बोलते हैं भाई तत्पुरुष समास और द्विगु समास और कर्मधारय समास। इन तीनों ही समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और अगर हम बात करें समास के दोनों पद प्रधान हो तो सभी को पता होगा द्वंद्व समास होता है। और जहाँ पर समास का कोई पद प्रधान ना हो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। मतलब ना प्रथम पद की प्रधानता होगी ना द्वितीय पद की प्रधानता होगी, कोई तीसरा पद प्रधान होगा तो वहाँ मित्रों क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसा कि हमने यहाँ पर स्टार मार्क किया हुआ है और आपको बताया है कि पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और अंतिम पद उत्तर पद कहलाता है। तो पहला पद क्या कहलाएगा भाई, पहला पद कहलाता है पूर्व पद और अंतिम वाला क्या कहलाता है साथियों, उत्तर पद कहलाता है। तो पदों की प्रधानता के आधार पर ये चार भेद हो जाते हैं। ABCD हमने दे रखा है आपको। तो जहाँ पर प्रथम पद अर्थात पूर्व पद की प्रधानता हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। उत्तर पद की प्रधानता हो तत्पुरुष समास भी होता है, द्विगु समास होता है और कर्मधारय समास भी होता है। अगर हम बात करें जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। और समास का कोई पद जहाँ प्रधान ना हो साथियों वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बताएंगे भाई रातों रात शब्द में कौन सा समास है। तो रातों रात में कौन सा समास है भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, परंतु इस चीज को ध्यान देना है कि जहाँ पर पुनरुक्ति हो मतलब शब्द को रिपीट किया जा रहा हो तो वहाँ पर भाई अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात हो जाता है, दिनों दिन हो जाता है, हाथों हाथ हो जाता है, बातों बात हो जाता है, पल पल हो जाता है, धीरे धीरे। तो वहाँ पर क्या होता है भाई, अव्ययी समास होता है जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हो। जबकि द्वंद्व समास में भाई योजक चिन्ह का प्रयोग तो होता है परंतु वहाँ पर अपोजिट शब्द लिखे होते हैं प्रायः। जैसे दिन रात, भाई बहन, देश विदेश, पाप पुण्य, हानि लाभ, उस तरीके से लिखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर रातों रात मतलब रात ही रात में, दिनों दिन अर्थात दिन ही दिन में। तो इस तरीके से शब्द यहाँ पर लिखे होंगे। पल पल लिखा होता है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे से भाई क्लास को पढ़ना और धीरे धीरे से किसी की जिंदगी में जाना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। तो ये हैं अव्ययी भाव समास के। तो जैसे लिखा हुआ है जिस समास में पहला पद प्रधान हो और सामासिक पद या समास पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, उपसर्ग हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और यहाँ पर हमने अनुरूप, अनुकृति, यथाशक्ति, यथास्थान, यथोचित। अब इनमें देखेंगे तो अनु उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है। यथोचित में अगर हम बात करें तो यथा प्लस उचित है, आमरण में आ है, आजीवन, अनुसार, आपादमस्तक। तो इन सभी में क्या लिखा हुआ है भाई, पहला पद जो है वो उपसर्ग है या पहला पद जो है उपसर्ग है या क्या है साथियों, अव्यय है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप एक बार ध्यान दे देंगे इस पर और अच्छी तरीके से इसको देख करके जाएंगे ताकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन सा हो सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप बीती शब्द में समास बताना है भाई। आप बीती में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर मित्रों होगा तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं कारक के आधार पर, कारक की विभक्तियों के आधार पर 6 भेद होते हैं। जबकि कारक की बात पूछी जाएगी तो कारक के 8 भेद होते हैं। लेकिन तत्पुरुष समास में कर्ता कारक जो होता है इसका परसर्ग नहीं लेते हैं, बाकी संबोधन कारक का भी परसर्ग नहीं लेते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी जो 6 बचते हैं उसी को बेस मानते हुए इसके 6 भेद होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें आप बीती शब्द का जब आप विग्रह करेंगे तो होगा आप पर बीती। और आप पर बीती तो पर उपसर्ग इसमें आता है
पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और जिससे कि आप जानते हैं अधिकरण, अधिकरण में पर, तो ये हो जाता है भाई तत्पुरुष समास। और उसके अंदर भी अगर पूछता है कि अपादान है, संप्रदान है या अधिकरण है, तो अधिकरण तत्पुरुष होगा भाई। बहुत ध्यान से बात को समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देशभक्ति में समास क्या है? देशभक्ति में कौन सा समास है बताना है। तो भाई इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति, ये हो जाएगा भाई, ये साथियों हो जाएगा तत्पुरुष समास, हो जाएगा भाई तत्पुरुष समास हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। और एक शब्द इसी से मिलता जुलता और आता है देशभक्त, तो इसका विग्रह क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हचक के खुला हुआ है और इंतजार कर रहा है आपके कमेंट का। तो हच के दबा के आप सभी लोग देशभक्त का विग्रह बताएंगे। यहाँ पर देशभक्ति पूछा है, परंतु देशभक्त का विग्रह आप लोग बताएंगे और इसको आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो भाई कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान है या संबंध है? तो हमने बताया है भाई ये अलुक तत्पुरुष होता है। और अलुक तत्पुरुष होता क्या है? तो अलुक तत्पुरुष में होता है साथियों, अलुक का मतलब होता है आ मतलब होता है नहीं, लुक मतलब छिपना। तो जहां पर विभक्तियां न छिपती हों उसे बोलते हैं भाई अलुक। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर होगा अलुक तत्पुरुष समास, क्योंकि जब इसको हम लिखते हैं, क्योंकि इसका मूल शब्द होता है युद्ध, लेकिन हम जब बात करेंगे युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर, तो जो युद्ध शब्द लिखा होता है ये सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन में सेम शब्द ऐसे ही दिखाई देता है। मतलब युद्ध शब्द के आप जब विभक्तियों के अनुसार इसका विभाजन करेंगे तो आप देखते आएंगे प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, और वहां पर देखेंगे कर्ता करण कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण, तो वहां पर देखेंगे सप्तमी विभक्ति में युद्ध शब्द का युद्ध सीधे दिया होता है। मतलब इस शब्द में ही सप्तमी विभक्ति का परसर्ग डायरेक्ट लिखा हुआ है, अर्थात इसमें कुछ छिपा नहीं है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो इसे आप याद कर सकते हैं। युधिष्ठिर में क्या होता है? अलुक तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो भाई बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण और अष्टाध्यायी, इनमें से बताना है भाई कौन सा है। तो आजन्म में भाई अभी हमने पीछे देखा है, आजन्म में आ उपसर्ग लगा हुआ है और आ का अर्थ होता है नहीं, और उसके बाद शब्द है जन्म, तो जिसका जन्म ही ना हुआ हो, सॉरी आ का अर्थ होता है भर, तो आजन्म का अर्थ हो जाता है जीवन भर। जैसे बोला भी जाता है नॉर्मली बोलचाल की भाषा में कि आजन्म ऐसा नहीं देखा होगा, मतलब जीवन से लेकर के अब तक ऐसा नहीं देखा होगा या जीवन भर में ऐसा नहीं किया होगा। और जहाँ छोटा आ लगा होता है उसका अर्थ होता है नहीं, छोटा होता है नहीं, और बड़ा जहाँ पर होता है उसका अर्थ होता है मतलब ड्यूरेशन टाइम देता है कि जन्म से लेकर के आजन्म, मतलब आजन्म ऐसा नहीं देखा, ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये अव्ययी भाव समास हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में शीतोष्ण लिखा हुआ है, इसका विच्छेद करेंगे तो शीत प्लस उष्ण हो जाएगा, शीत और उष्ण हो जाएगा, मतलब ये द्वंद्व समास हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर शीत और उष्ण मतलब ठंडा और गर्म दोनों विपरीत हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। और अष्टाध्यायी की बात करेंगे तो अष्ट प्लस अध्यायी, अष्ट मतलब 8 अर्थात द्विगु समास हो जाएगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। और यहाँ पर जो हम जवाब ढूंढ रहे हैं तत्पुरुष समास का, तो आशातीत होता है, और आशा प्लस अतीत होगा इसका विच्छेद, आशा प्लस अतीत, अतीत मतलब होता है भाई परे या पास्ट, तो आशा से परे। यहाँ पर क्या होगा, से शब्द का प्रयोग होगा जो कि तत्पुरुष समास में आएगा। तो आशातीत, आशा से परे या आशा से दूर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिटेल में जाएंगे तत्पुरुष समास के, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, गुरुदेव शब्द में समास है, बताएंगे भाई गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव में होगा भाई कर्मधारय समास होगा, और कर्मधारय समास की जो डेफिनेशन होती है
वो क्या होता है, तो पहला पद विशेषण होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका विग्रह बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसका विग्रह होता है गुरु रूपी देव। गुरु रूपी देव मतलब गुरु जो है वो क्या है, देवता के रूप में है। तो कर्मधारय समास होता है गुरुदेव में, और उसका विग्रह विशेष ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है लगातार। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। तो भाई यहाँ पर चारों ऑप्शन में जो भी दिए हुए हैं सब इनका विग्रह किया गया है, और कौन सा विग्रह सही नहीं है ये आपको जवाब देना है। तो वनवास वन में वास हो जाएगा, सही है ये। जलधारा जल की धारा, चंद्र का प्रकाश चंद्र प्रकाश हो जाएगा। देश पर निकाला, तो भाई देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है। तो यहाँ पर डी जो है ये करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है, तो हम जो लगाएंगे वो डी लगाएंगे क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करें तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये तत्पुरुष समास के ही हैं। ये अधिकरण में अधिकरण समास हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष क्योंकि में पर होता है, जल की धारा संबंध तत्पुरुष हो जाता है, का मिल रहा है संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, और देश से निकाला ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जब इसको आप से करेंगे और तब ये सही होगा, तो ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, कर्ताकर्त समास का है। कर्ताकर्त का समास है, बताएंगे भाई इसमें कौन सा समास है। तो इसमें होता है भाई कर्मधारय समास होता है, और इसका जो विच्छेद होता है कृत प्लस अकृत। कृत मतलब किया हुआ और अकृत मतलब ना किया हुआ। तो कृताकृत का जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है, मतलब थोड़ा करने के बाद जिसे छोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर पहला पद जो है वो विशेषण के तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा मत मिले। एक तरफा शब्द में समास का प्रकार बताएंगे भाई। तो एक तरफा में क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका पहला पद संख्यावाचक और विशेषण भी है। तो पहला पद संख्यावाचक और विशेषण कहाँ होता है, तो मित्रों द्विगु समास में होता है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा एक तरफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तरफ। उससे पहले हम लोग बात करेंगे द्विगु समास के बहुत सारे एग्जाम्पल के विषय में जो लगातार पूछे जा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे सतसई पूछा जाता है, तो सत मतलब होता है 7 और सई मतलब 100। तो सतसई मतलब 700 दोहे। पंचरत्न मतलब 5 रत्न। षष्ठकोण, चतुर्वर्ण, पंचवटी, अष्टपदी, नवरत्न, चौराहा, तिरंगा, त्रिरत्न, ये सारे ही पूछे जाते हैं लगातार। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं द्विगु समास के। तो भाई क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं। जिस समास में सभी पदों के बीच और शब्द का लोप रहता है, तो यहाँ पर और शब्द का लोप कहाँ रहता है भाई, और शब्द का लोप रहता है व्यतिरेक बहुब्रीहि समास में, या इतरेतर द्वंद्व में, या समाहार द्वंद्व में, या तत्पुरुष में। तो इतरेतर द्वंद्व में होता है, इतरेतर का अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति, अर्थात जब द्वंद्व समास का आप थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं कि द्वंद्व समास के 3 पार्ट होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। तो वैकल्पिक द्वंद्व में जब विग्रह करते हैं तो या शब्द का प्रयोग मिलता है, जैसे हानि या लाभ। तो जहाँ पर दोनों में से एक को वरीयता दी जाए वहाँ पर होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और जहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट हो वहाँ पर और शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे माता और पिता। तो माता पिता का जब विग्रह करेंगे तो माता पिता भाई बहन इस तरीके से होगा। जब हानि लाभ, पुण्य या पाप, छोटा या बड़ा, थोड़ा या बहुत, तो ऐसे शब्दों में जहाँ पर दोनों में से कोई एक चीज हो रही हो, तो या तो कोई व्यक्ति छोटा होगा या बड़ा होगा। अब माता पिता को करें तो भाई माता पिता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो माता और पिता। वहीं पर अगर छोटा बड़ा करना हो तो छोटा या बड़ा होगा, थोड़ा या बहुत होगा, जबकि माता और पिता होगा, भाई और बहन। इस तरीके से समझना है इस बात को। तो भाई यहाँ पर बी जवाब सही हो जाएगा, करेक्ट होगा एकदम। कतई बवाल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ बढ़ते हैं। जिस सामासिक सॉरी सामाजिक लिख गया है, सामासिक पद, जिस सामासिक जिस सामासिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं। गौड़ का अर्थ होता है जो प्रमुख ना हो।
बात को समझ रहे होंगे। तो जिस समासिक पद में पूर्व और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो सभी को पता होगा बहुव्रीहि समास होता है। दोनों पदों की प्रधानता न हो, किसी अन्य शब्द की ओर इशारा हो तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। सभी को पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 तरफ बढ़ते हैं। मृत्युंजय शब्द जो पद है उसमें कौन सा समास है? तो मृत्युंजय में भाई बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि इसका विग्रह करेंगे मृत्युंजय अर्थात मृत्यु को जिसने जीत लिया हो, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो पद है मृत्यु प्लस जय। अब यहाँ पर दोनों पदों के अर्थ को न लेकर के न मृत्यु का अर्थ है न जय का अर्थ है, सीधे हम लोग शिव की तरफ, शंकर जी की तरफ बढ़ते हैं हर हर महादेव करते हुए। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? दोनों पदों के अर्थ को छोड़ करके कोई तीसरा अर्थ जब मिले तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो यहाँ पर बी जवाब जो है एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 तरफ बढ़ते हैं। पतझड़ में कौन सा समास है? शानदार सा क्वेश्चन है भाई। तो पतझड़ में दो पद हैं, पत और झड़। पत मतलब जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होती हैं वृक्षों की, तो उनको झड़ जाना जब वो अभी जैसा कि आप लोग बसंत देख रहे हैं आने वाला है, तो बसंत में क्या होता है? पत्तियां झड़ जाती हैं। तो ऐसा होता कब है? एक विशेष ऋतु में होता है, बसंत ऋतु में होता है। तो यहाँ पर भाई डी जवाब इसका सही होगा। मतलब जहाँ पर ना पत्तों का अर्थ हो ना झड़ने का अर्थ हो, सीधे हम लोग बात करेंगे इसकी बसंत की। तो भाई इसी वजह से यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निर्दय में समास है, तो बताएंगे भाई निर्दय में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, इतरेतर द्वंद्व है और बहुब्रीहि समास है। तो द्वंद्व का कोई सा भी पार्ट नहीं है। साथियों यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर निर्दय, जहाँ पर कोई पहला पद उपसर्ग जो लगा हो वो नकारात्मक अगर अर्थ दे रहा हो तो वहाँ पर क्या होता है भाई? बहुब्रीहि समास होता है। और इसी में एक क्वेश्चन और आता है, जब किसी शब्द से पूर्व शा उपसर्ग लगा हो या सह लगा हो या सा लगा हो, मतलब इनका अर्थ या तो सा हो या सह हो, मतलब दोनों होते हैं साथ के लिए। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल आते हैं सपरिवार, तो परिवार के साथ, सबल बल के साथ, सचेत सचेत चेतना के साथ। और चेतना किसी लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, मतलब चेतना अर्थात जागृत मन आपका। तो वहाँ पर भाई क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, जैसे यहाँ निर्दय में हुआ है तो यहाँ भी आपका बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका शानदार सा क्वेश्चन, जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों की प्रधानता समान रूप से हो उसे कहते हैं। तो जहाँ पर भाई दोनों ही पद जो है वो मुख्य रूप से प्रधान हो उसे आप कहते हैं द्वंद्व समास। उसे आप कहते हैं द्वंद्व समास, मतलब जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता हो। तो ऐसा कहाँ होता है साथियों? द्वंद्व समास में होता है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 शानदार से एकदम कतई बवाल ललन टॉप क्वेश्चन हो जाता है। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास है भाई? जवाब करेंगे। तो इसमें भाई होता है द्वंद्व समास। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कतर और ब्योत का अर्थ है, कतर मतलब है काटना और ब्योत मतलब है ब्योतना। ब्योतना मतलब उसको काटना जो होगा वो जड़ से किसी चीज को काट देना। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि वृक्षों की जो छटाई होती है उसे ब्योतना बोलते हैं, मतलब उसको एक शेप में लाना, एक आकार देना, तो वो होता है ब्योतना। तो कतन ब्योत, काटना और ब्योतना। और ये कहाँ हो जाएगा भाई? द्वंद्व समास में हो जाएगा। तो ये होती है 20 क्वेश्चनों की बेहतरीन सी श्रृंखला। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सहयोग बनाए रखिएगा। लगातार इसको अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा ताकि हमारी बात, हमारी टीम की बात, हमारे चैनल की बात और भी लोगों तक पहुंचती रहे। और इसी तरीके से हम लोग बेहतरीन कंटेंट के साथ आप लोगों के समक्ष लगातार आते रहें। तो भाई इसके लिए आपको थोड़ा बहुत सहयोग करना ज़रूरी है। और सहयोग क्या करना है कि लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करना है। तो भाई यहीं तक आज का सेशन रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।